आराम आराम से समझें। माहेश्वर सूत्र थे हमारे पास, अयुण ऋलृका एओंग, साथ साथ में उच्चारण करते रहें। अयौच, हयवरट, लण, यम नणनम, जफय, गड़धश, जब गड़दश, खफ छ ठ थ चटताव, कपय, श श स र, हल। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। तो सीधी बात है, भगवान शिव के द्वारा माहेश्वर प्रदत्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि, लिखने का बहुत कम मैटर है, समझने का है। समझ लीजिए आराम से, नहीं समझ में आए फिर से पूछ लीजिए। लिखा है माहेश्वर सूत्राणि, तात्पर्य होता है भगवान शिव के द्वारा दिए हुए। टोटल कितने हैं? 14 हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? सीधी बात आती है 14 भागों में बांटा गया है। कोई समस्या? इसके बाद में बात बनती है, हम एक नई चीज सीखेंगे, वो हम सीखेंगे प्रत्याहार निर्माण। कल के टॉपिक में मैंने और भी चीजें बताई थी कि भगवान शिव को पाणिनि के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो पाणिनि ने सबसे पहले इनका लेखन किया था, ध्यान रखना। सबसे पहले लेखन किसने किया? पाणिनि ने लेखन किया। फिर बात आती है प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है, और प्रत्याहार का मतलब क्या है, प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहार किसको कहा जाता है। तो ध्यान करेंगे, कल हमने कुछ सूत्र लिखे थे। यहाँ पे हमने लिखा था हलंत्यम, अदर्शनम, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। ये 3 सूत्र जो हैं भाई, ये क्या करते हैं? ये सबसे पहले अंतिम वर्णों को हलंतों की इत संज्ञा करते हैं। उदाहरण देके समझाया था, पेड़ का उदाहरण भी दिया था, ठीक है। अंतिम वर्णों की क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। अगर आपको कोई पूछे इत संज्ञा विधायक सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र, तो हलंत्यम, यहां से सीधे सीधे सवाल बनेंगे। अंतिम हलंत की इत संज्ञा होगी, तो ये जितने भी अंतिम हलंत हैं, वो कहता है अयुण ऋलृका एओंग अयौच हेवरट लण जम गंडम जपय गर्दश जब गर्दश खफ छट छटतो कपय ससर हल एतानि माहेश्वर प्रदत्तानि माहेश्वर सूत्राणि येषाम् अन्त्यामितः। इनका जो अंतिम है उसकी कौन सी संज्ञा होती है भाई? इत संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से होती है? ये पढ़ा हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम का जब हम विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, अंत्य हल इत संज्ञक स्यात्, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम। लिखा है यहाँ पे, ये कहता है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्।
यानी उपदेश का अंतिम हलंत जो है वो क्या होगा? इत संज्ञक होगा। क्या होगा? इत संज्ञक होगा। अब उपदेश क्या है? यहां एक प्रश्न बनता है, उपदेश क्या है? यहां क्या प्रश्न बनता है? उपदेश एक तो नहीं, बाबा जी उपदेश देवे महाराज, वो उपदेश यहां नहीं है। यहां शिव के उपदेश हैं। किसको दिए गए? पाणिनि को दिए गए हैं। वो भी उपदेश हैं, दूसरे कई उपदेश हैं। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। एक सवाल यहां से भी बन सकता है। अपना टारगेट यही है कि 30 में से 30 सवाल अपने सेटल हो जाएं। तो उपदेश के बारे में बताते हुए बताता हूं। एक श्लोक यहां पर है, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य और लिंगानुशासनम आगमः प्रत्ययः आदेशः उपदेशः प्रकीर्तित। ये श्लोक आपको उतारना है भाई, उतार लेना बाद में। उपदेश क्या है? इन्होंने कहा उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश की परिभाषा इन्होंने दी है, उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य उच्चारण किए गए, यानी हमारे ऋषियों ने जो जो चीजें हमें व्याकरण में बताई। आई बात समझ। व्याकरण का एक दूसरा नाम और है, वो है अक्षर समाम्नाय। व्याकरण का नाम है अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय। समाम्नाय से क्या मतलब हुआ? समाम्नाय का शाब्दिक अर्थ होता है वेद। अगर हमसे कोई पूछे अक्षर वेदः अस्ति, अक्षर वेद है, तो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर वेद है। अगर हमसे कोई पूछे वर्ण समाम्नायः अस्ति, अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय, हमसे कोई पूछे वर्ण समाम्नायः अस्ति, प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ जितनी भी बातों का जिक्र कर रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न हमसे नहीं पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अक्षर समाम्नाय कह दो, चाहे वर्ण समाम्नाय कह दो। तो अब हम बात करते हैं धातु की, फिर सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश। कितने हुए गिनो देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपसे कोई पूछे उपदेशः कति, उपदेश कितने हैं? 9 उपदेश हैं, ध्यान रखना। उपदेश कितने हैं? ये उपदेश हैं टोटल 9 हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक तो है धातु, दूसरा है सूत्र, तीसरा है गण, चौथा है उणादि, फिर है वाक्य, फिर है लिंगानुशासन, फिर है आगम, फिर है प्रत्यय और फिर है आदेश। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है, अधोलिखितेषु उपदेशः नास्ति। देखना, उतारना बाद में आराम से उतार लेना, अपने कोई जल्दबाजी नहीं, फुल टाइम है अपने पास। और समय कम पड़ेगा तो और समय बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ समझने में कमी नहीं रखें। लिखा है धातु सूत्र गण उणादि। धातु क्या है आपको पता है? धातु नाम संस्कृत में, हिंदी की जो क्रिया है संस्कृत में उसको क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। धातुओं के 10 गण हैं, तो गण ये आगे गण, बौद्धि अदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादि रेव चतुदादिश्च रुदादिश्च तनादि क्रि चुरादया, ये 10 यहाँ पे गण हैं। धातुओं के अलंतों को, सूत्रों के, वो लिखता है वृद्धि राधइच, वो लिखता है इको यणची, उसके हिसाब से तो इस इक का भी क भी आना चाहिए फिर, लेकिन क नहीं आता। सूत्रों में प्रयुक्त प्रत्याहार, तो धातु सूत्र गण उणादि। उणादि किसको कहते हैं? उणादि ये जो यहाँ से प्रत्याहार बनते हैं। इसके बाद में वाक्य आपको पता है,
वाक्य की परिभाषा कल ही हमने हिंदी में पढ़ी थी। फिर है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन एक होता है शब्दानुशासन, व्याकरण का एक नाम शब्दानुशासन भी है, ध्यान रखना। शब्दों का अनुशासन, शब्दों के अनुशासन को शब्दानुशासन कहते हैं, और व्याकरण का एक नाम शब्दानुशासनम भी है, ध्यान रखना। धातु हो गया, सूत्र हो गया, गण, उणादि, वाक्य। लिंगानुशासन, लिंगानुशासन में लिंग परिचय नाम का प्रकरण आता है, और वो हमें बताता है कि कौन कौन से शब्द संस्कृत में पुल्लिंग के हैं, कौन कौन से शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग के हैं, और कौन कौन से शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग के हैं। करवाऊंगा मैं वो टॉपिक भी आपको। इसके बाद में आता है आगम। आगम मैंने बताया था, जब संधि होती है, संधि के बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, नया वर्ण आ जाता है। जैसे दो व्यक्तियों के साथ तीसरा व्यक्ति आकर बैठता है, वैसे ही दो वर्णों के साथ एक तीसरा वर्ण आकर बैठता है। आई बात समझ में? और उसका नाम हो जाता है आगम, वो उसके साथ जुड़ जाता है। आगमहा मित्रवत, मैंने लिखाया भी था, संधि के अंदर काम आता है। जब संधि करते हैं, आगम जो है वो मित्र के समान होता है, और आदेशहा शत्रुवत, आदेश शत्रुओं के समान होते हैं। शत्रु क्या करता है? शिवाजी का शत्रु था कौन? अफजल खान। शत्रु ने क्या किया? तू हट, मैं आ गया हूं। यहां भी क्या होता है? ई को यह आदेश होगा, ई की जगह पर क्या आ गया? यह। ई को जाना पड़ेगा, तो जब हटना पड़ेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? आदेश। और प्रत्यय आपको पता ही है, प्रत्यय कौन से? जो धातु के पीछे जुड़ते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, परिभाषा, प्रत्ययते, विधीयते, अनैनीति प्रत्यय। वे जो धातु या शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं साहब। कितने प्रकार के प्रत्यय हैं? कितने हैं ये नहीं कहा है, ये कहा है कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना, तीन प्रकार के हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे ज्ञान मतुप, ज्ञानवान, जैसे शब्द बनता है सेव शानच, सेव मानह, समझ गए? प्रत्यय ये सब के सब उपदेश कहलाते हैं, ध्यान रखना। यहां से सीधा ही प्रश्न बन सकता है, कौन सा उपदेश है? नीचे लिखे हुए वर्णों में से कौन सा वर्ण उपदेश है? आई बात समझ में? ये बन सकता है उपदेश कितने हैं? आई बात समझ में? और उपदेश में क्या क्या है इसकी डिटेल भी मैं आपको दे चुका हूं। इसके बाद प्रत्याहार की बात करेंगे। ये उतार लीजिए, इनमें से जो भी आपको जो चीज़ उतारनी हो तुरंत उतार लीजिए। उतार लिया होगा, वर्ण समामना है, अक्षर समामना है। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहली बात आती है, भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था। कल मैंने लिखाया नंदिकेश्वर कृत काशिका में एक श्लोक लिखा हुआ है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्का नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इनका दूसरा नाम शिव सूत्र भी है, ध्यान रखना। महेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम शिव सूत्र भी है, शिव सूत्र जालम, बिल्कुल। अब लिखे किसने? तो आचार्य पाणिनि ने। पाणिनि सूत्र वो हैं जो इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने लिखे हैं 3965। किस में लिखे हैं बताओ? एक अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है, उसमें पाणिनि ने 3965 सूत्र लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं साहब। वो पाणिनीय सूत्र कहलाते हैं। ये पाणिनीय सूत्र नहीं है, ये तो महेश्वर प्रदत्तानि सूत्राणि। अब इनके अंदर है क्या? तो मैंने बताया था, सबसे पहले स्वर है, स्वर के बाद में अंतस्थ हैं, अंतस्थों के बाद में स्पर्शी हैं, और स्पर्शियों के बाद में ध्यान करेंगे अयुण के अ से लगाकर। अब जितने हलंत है ना भाई, ये वाले सारे, इन सब का क्या हो जाता है? इत संज्ञा विधायक सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ये लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक।
इस सूत्र का नाम है अदर्शनम लोपः। एक प्रश्न यहां से भी बनता है, अदर्शनम शब्द का मतलब है अश्रवणम, अर्थात सुनाई न देना। सीधा पूछता है अदर्शनम लोपः इत्यत्र अदर्शन शब्दस्य अर्थः अस्ति। अदर्शन शब्द का मतलब है वहां अश्रवणम होगा, ध्यान रखना। आई बात सुन। फिर तीसरे नंबर बात आती है तस्य लोप। ये सीधी लोप, ये लोप विधायक सूत्र है। ये सीधा ही कहता है कि जिसकी इत संज्ञा हुई उसकी लोप संज्ञा होगी, जिसकी लोप संज्ञा होती है तस्य लोपः स्यात्। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। यहां से तीन प्रश्न सीधे बनते हैं। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम, आपको लिखना है हलंत्यम। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम, आपको लिखना है अदर्शनम लोप। लोप विधायक सूत्रम तस्य लोपः। कोई समस्या है बताओ? सिर्फ तीन प्रश्न पढ़ने हैं। चौथा प्रश्न बनेगा अदर्शनम का अर्थ अश्रवणम, ऐसे भी दे सकता है अदर्शनम के बाद में रिक्त स्थान, वहां पर हमें लिखना है लोपः। यानी कुल मिला के अपने को अपना पेपर सेट करना है, कहने का मतलब यह है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई। अब अगर आपसे कोई पूछे इन माहेश्वर सूत्रों में क्या है, इन माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है, और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? अब हमसे कोई पूछ ले कि यहां पर ऐसा वर्ण जो दो बार प्रयुक्त हुआ है, तो ये ह और ये ह, हई वरट का ह और हल का ह। ये कल का मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं, इसके बाद अपन प्रत्याहार की ओर चलेंगे। प्रत्याहार से एक प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखना। तो हय वरट का ह, हल का ह। कोई कहता है अंतिम वर्ण में अंतिम इत जो है वो दो बार आया है, तो ध्यान रखना कौन सा आता है वो? लण का ण और किसका ण? अयुण का ण। ये अंतिम इत में दो बार आता है। ये सीधे सीधे सवाल है, लिखवाए हुए भी हैं। जो कल एब्सेंट था तो किसी से देख के लिख ले। मैं इसके बाद बात करता हूं। यहाँ पे इसके अंदर है साहब वर्णमाला। सबसे पहले स्वर आ गए अ से लगा के, और कहाँ तक? च तक। इसके बाद में है वरट के ह से लगा के ल तक। अब एक नई चीज पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। एक नई चीज पढ़ेंगे प्रत्याहार। जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ करते हैं नहीं करते हैं? अगर हमसे कोई पूछे प्रत्याहारों का शाब्दिक अर्थ है, क्या करोगे भाई? छे बोल गई मजो। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरणम। संक्षेप या संक्षिप्तीकरणम। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह ध्यान रखना। चाहे कोई सा भी टॉपिक करेंगे 100% करेंगे उसको। संक्षेप या संक्षिप्तीकरणम। आई बात समझ? यहां तक बैठ गई। अब क्या है कि साहब प्रत्याहार बनाने का सूत्र कौन सा है? एक सूत्र आता है आदिरत्येन सहेता। यह सूत्र आता है आदिरत्येन सहेता। आदिरत्येन सहेता। इस सूत्र में सहेता संज्ञा होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? सहेता संज्ञा। इस सूत्र में सहेता संज्ञा होती है, समझ लो, पहले उतार लेना। यह कहता है आदिरत्येन सहेता। यह कहता है अंत्यनेता सहितम आदिर मध्यगानाम स्वयस्य च संज्ञा स्यात्। यही प्रत्याहार करने वाला सूत्र है
संहिता संज्ञा, या दूसरे शब्दों में इसे कहें प्रत्याहार विधायक सूत्र। बात समझ में आ गई? नॉर्मल सवाल बनेंगे, कोई ज़्यादा ऐसे हाई लेवल नहीं बनेगा यहाँ रीट के अंदर, बस थोड़ा सा भीतर घुसना पड़ेगा। वो घरों बार बार देख बीर हो जाओ निभा वाली स्थिति नहीं है, देखना घुसना पड़ेगा इसके अंदर। लिखा है आदिरत्येन संहिता अंत्येन इत सहितम आदि मध्यगानाम स्वयस्य च संज्ञा स्यात्। इसको समझना पड़ेगा। जैसे ये लिखता है अच, ये क्या है? एक प्रत्याहार है। क्या है? हाँ, बोलते रहा करो। तो प्रत्याहार बना कैसे? संक्षिप्तीकरण हुआ इसका। ये कहता है अंतिम इत के साथ, अंत्येन इता सहितम, लेकिन इस अंतिम इत का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। तो ये अंतिम इत नहीं होगा, अंतिम इत ये होगा। कौन सा? ये च, बीच वाले अंतिम इत नहीं। अंतिम इत के साथ आदि आरंभ के शब्द से लगाकर, मध्यगानाम बीच में आए हुए शब्दों का, और खुद का पूरे का, इन सब की संज्ञा करता है। कहने का मतलब है अच लिखने पर इन हलंतों को छोड़कर अ से शुरू होकर अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सब इस अच के अंदर समाहित हो गए। बात बैठी? ये कहता है भाई तीन सूत्र लगे अलंत्यम, वो कहते हैं अंतिम हल्का इत संज्ञा, अदर्शनम लोप जो सुनाई न दे अर्थात हलंतो, उसकी लोप संज्ञा। तीसरा आया उसने कहा तस्य लोप। तो ध्यान रखें अच के अंदर भी इस च का बाद में लोप हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या याद रखना पड़ेगा? अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ। इसलिए सभी स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। चलो अच को छोड़कर अगर मैं आपसे अट प्रत्याहार की बात करूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं अट प्रत्याहार की, तो क्या आएगा? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र, यहां तक ये संक्षिप्तीकरण है और कुछ नहीं है। अक अच अट अण अल इत्यादि आगे और हैं, ये सारे प्रत्याहार हैं। वो लिखता है इको यणची, यण संधि के अंदर तो इक प्रत्याहार आता है, उसके अंदर एक प्रत्याहार आता है यण, एक प्रत्याहार आता है अच। अब इक प्रत्याहार की बात करें तो कौन सा होगा? ध्यान रखना, इस ई से लगाकर ई उ रेल रे आ गया क, जब क आ गया तो ई से लगाकर क तक इक प्रत्याहार। तो इसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे ई उ री और री। आई बात सुन। फिर उसने कहा यण प्रत्याहार, तो देखो यह कहां पे पड़ा है? ह के बाद में ये रहा यह, ण कहां पे पड़ा है? यह। आई बात सुन। अंतिम वर्ण हलंत वाला ही होगा, ध्यान रखना। अंतिम वर्ण यही होगा प्रत्याहारों में। ऐसा नहीं होगा कि साहब अरि प्रत्याहार अलरी प्रत्याहार, ऐसा नहीं बनेगा। अंतिम वर्ण हलंत ही होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर इसने कहा यण, तो यण के अंदर यहां देख सकते हैं हम य व र ल, तो यहां यण प्रत्याहार में हम लिख सकते हैं य व र ल। तो आपको पता चला प्रत्याहार कैसे बने, समझ में आया? एक प्रश्न सीधा बनेगा, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम, तो आदिरत्येन संहिता। ध्यान रखना, संहिता अलग चीज है, संहिता अलग चीज है। हम पढ़ रहे हैं संहिता। संहिता का मतलब क्या हुआ? सबको साथ में लेकर, इत को छोड़कर। इत कौन से? ये बीच वाले। आई बात सुन, ये सबका द्योतक होता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये यहां तक बात बैठ गई। अब हमें क्या समझना है कि प्रत्याहार कितने हैं। दूसरा एक प्रश्न बनता है, प्रत्याहार कितने हैं? ध्यान रखना, एक दूसरा प्रश्न बनता है, यहां लिख रहा हूं, प्रत्याहारों की संख्या। ऑप्शन में 42, 43, 44, 45।
प्रत्याहार कितने हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं। आई बात समझ। और हमारा काठिन्य स्तर जो है द्वादशी कक्षा है उसके अंदर 42 प्रत्याहार एकदम सही है। चाहे कोई गाइड बता रही है, चाहे कोई कुछ बता रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो बता रही है मूल पुस्तक 42 बता रही है। अच्छा, अगर 42 नहीं हो तो अन्य ग्रंथ के आधार पर 44 आ जाएगा। अन्य ग्रंथ के आधार पर क्या आ जाएगा? 44 हो जाएगा। अपने को ये 42 42 याद रखना है साहब। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं? छोड़ो। प्रत्याहारों की संख्या 42 या 44? प्रत्याहार विधायक सूत्र आदि रहती है ना, सहायता। इत संज्ञा विधायक सूत्र बोलते रहो। इत संज्ञा विधायक सूत्र हलंत्यम। लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम शब्द का अर्थ अश्रवणम। बात समझ में आ गई? और जिसका लोप किया जाए तस्य लोपः, लोप विधायक सूत्र। फिर संहिता संज्ञा का सूत्र आदि रहती है ना, संहिता, या प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार निर्माण करने वाला सूत्र, तो सीधा ही बात आ जाएगा आदि रहती है ना, संहिता। ये हुई प्रत्याहारों की बात। आई बात समझ? क्लियर है? अटतई ठीक। मिटा दूं? कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सीधा ही लिख सकते हैं भले। सिद्धांत कौमुदी 44 मान्य नहीं है, मूल 42 मान्य है। माहेश्वर सूत्र याद हुए किसी को? और कोई? ये बीच बीच वाले हटा के कोई बोल सकता है क्या? हलंतों को दूर करके बोल दो बिना देखे। अयुरिल रे ओ अयो है वरला जम गणना जबे करदा जब करदा खफचट चढ़ता कपा सा और हा, बस हलंतों को दूर करना है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सबको हो जाएगा। ये कोई है ना, ऐसा नहीं है कि हमको कोई ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट यहाँ भेजा है कि ले भाई सिर्फ तुझे ही याद होगा। जो भी नए बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है 2-3 दिन आप कंटिन्यू जमे रहें, उसके बाद आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा। पहले दिन तो यूँ लगेगा कि जान कोई मात भाटा ही बगाया है कहीं। जितने भी नए बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, जितने बैठे हैं पहले उनसे, उन वालों से पूछ लीजिए। पहले दिन आने पर यही फीलिंग आती है, ए बनोरी जी रिया क्यों कहीं हुई मारो। इन्होंने कहा था मेरा क्या होगा। अब सभी बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हो अभी, अब नहीं कहोगे, 10 दिन बाद में नहीं कहोगे, गारंटी शुदा बात है अपनी। आदिर मध्य का नाम स्वैस्य से संज्ञा से हाँ, आदिर मध्य का नाम, आदि बीच वाले और अंतिम अच कह दिया तो आ से च तक, लेकिन अंतिम हलंत की संज्ञा हो जाती है। हाँ, इक कह दिया तो ई से शुरू हो जाएगा। आई बात समझ? और बताओ, और सब बढ़िया? आगे चले हम चलो चलते हैं। मिटा दूं भाई? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 हैं। लता साहब लिख लेना। खूब बड़ी है रे संस्कृत। मुझे क्या है, जरूर जितनी चीज बतानी पड़ती है। अब देखो, माहेश्वर सूत्र मैंने पहले भी पढ़ाए थे और मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ। कितना फर्क है? क्यों? क्या पहले सिलेबस में थे नहीं, अब सिलेबस में हैं। अब हम करेंगे वर्णमाला की बात। वर्णमाला में वापस वही चीज है। माहेश्वर सूत्रों में इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी को कुछ भी पूछना है तुरंत प्रभाव से पूछ सकते हो, अपने कोई टेंशन नहीं है, आराम से पूछिए। नागेश भट्ट ने कौन सा प्रत्याहार जोड़ा है? साहब एक ही जोड़ा था, दो नहीं जोड़े थे। याद रखना, नागेश भट्ट ने एक प्रत्याहार जोड़ा था, र प्रत्याहार जोड़ा था।
र प्रत्याहार। क्या मैडम आप तो पढ़ रहे हो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम। कोई बात बस, और क्या देगा? तो वो देगा निम्नलिखित में से उपदेश नहीं है। ये मेरी सोच है कि अगर जब उसने माहेश्वर सूत्र पूरा दिया है और माहेश्वर सूत्रों की वृत्ति में उसने लिखा है उपदेश आद्योचारणम, तो उपदेश क्या है वो पूछ सकता है। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सब के सब उपदेश हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आज के नए टॉपिक की, वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही सरल है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करेंगे अच की। अच नाम स्वर। अब सीधी सीधी बात करेंगे। अभी हमने एक प्रत्याहार बनाया था, अच प्रत्याहार बनाया था। क्या क्या था उसमें? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। आ गई बात समझ में? वही लिख रहा हूं यहां पे। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। कितने हैं संख्या में? गिन क्या रहे हो? सीधा ही बोलो ना। 9 है। 9 है साहब। कितने हैं? कितने हैं? तो 9 है। अब इनको कहते क्या है, ध्यान रखना। इनको कहते हैं मूल स्वर। प्रश्न बनता है मूल स्वरा कति। मूल स्वर कितने? 9। अधोलिखितेषु मूल स्वर नास्ति। निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है, तो जो इनमें से नहीं होगा वो राइट हो जाएगा। अधोलिखितेषु मूल स्वर अस्ति, तो जो मूल स्वर है इनमें से वो राइट हो जाएगा। अब देखो, अ का एक बड़ा जो है मात्रा के आधार पर आ, ई से बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ और री से बड़ा री। बड़ा री ऐसे लिखा जाता है, गौर कर लें इस पे। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 4 हैं साहब। कितने हैं? इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ क्यों कहा गया? छोटे थे तब बोलते थे छोटी ई बड़ी ई, क्या लॉजिक है उसका? कारण यही है, ये एक मात्रा है इस पे 2 मात्रा है। एक मात्रो भवेद रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। एक मात्रा वाला रस्व कहलाता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ कहलाता है, 3 मात्रा वाला प्लुत कहलाता है और आधी मात्रा वाला 4 मात्रा। घरों में चिपका दी एक 4 मात्रा होती नहीं है भाई, आधी मात्रा वाला व्यंजन होता है। थारो बस चले थे तो 4 5 6 ही करना को, वैसे नहीं होगा, ध्यान करें। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। इसके बाद में ये आते हैं संयुक्त स्वर। क्या आते हैं भाई? संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर हैं ए ओ ऐ औ। संयुक्त क्यों कहा गया? ध्यान करना, ये ऐसे हैं जो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें 2 स्वर आपस में मिले हुए होते हैं। क्या होता है? 2 स्वर आपस में मिले हुए होते हैं। अब जैसे ऐ बनाना है तो अ के साथ ए मिलने से ऐ बन जाएगा और अ के साथ ओ मिलाने से ओ बन जाएगा। संयुक्त स्वरों का
उचित क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान रखें। संयुक्त स्वरों का सही क्रम यही है, इसके अतिरिक्त नहीं है। प्रश्न इन्हीं में से बनने वाले हैं, घुमा के पूछेगा बस। ए ऐ ओ औ पढ़ते पढ़ते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब है ए ओ ऐ औ। कारण, कारण आपके सामने है, माहेश्वर सूत्र देख लीजिए। एओंग ऐ औ च, अंग का लोप हुआ, च का लोप हुआ, पीछे बचा ए ओ ऐ औ। प्रत्याहार कौन सा हो गया? एच प्रत्याहार हो गया। एच हुआ ना, ए से शुरू हुआ, च पे रुका। ये टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। इनको क्या कहते हैं भाई? सभी बोला करो, जितने बोलोगे याद रहोगे। संयुक्त, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। मूल स्वर कितने हो गए? 9। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 4। संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4। अब कहीं कराएंगे, अब कर लेते हैं जोड़। जोड़ करेंगे तो 9 और सीधा 4। क्यों सीधा 4? क्यों? ये ए ओ आई ओ यहाँ इनमें से ही पढ़े, तो ये ए ओ आई ओ चाहे यहाँ पे काउंट करो चाहे यहाँ पे काउंट करो, तो मैंने सीधा ही लिखा है कि ये मूल स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर 9 और 4 मिलकर क्या बन जाते हैं? 13 बन जाते हैं। अब इनमें से ये जो 5 हैं भाई, ये 5 क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वरा। ये 5 ह्रस्व स्वर हो गए। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, जिनकी एक मात्रा हो वो ह्रस्व कहलाएंगे। ये संयुक्त स्वर हैं, ये मूल स्वरों के साथ में आते हैं, ध्यान रखना। तो ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर मिलकर क्या बनता है? मूल स्वर बनते हैं। बात समझ में आ गई? और इन मूल स्वरों में जब हम दीर्घ स्वर और जोड़ देते हैं तो कुल स्वरों की संख्या आ जाती है हमारे पास, जो कितनी है? 13 है। यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। वाह, हमारा सवाल गलत नहीं हो, बस मेरा टारगेट तो यही रहता है, सक्सेस। ज़्यादा प्रपंच में पढ़ने से फायदा नहीं है, जो याद है वही भूल जाओगे, ठीक है ना। काम जितनी बात करूंगा और सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर कट बता दूंगा। उतार लिए, आगे चलूं। अब वो कहता है इस स्वर के भेद कितने हैं? किसके आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। 3। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। स्वर के भेद, उच्चारण या मात्रा के आधार पर कह सकते हैं। के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण या मात्रा के आधार पर हम स्वरों के भेदों की बात करते हैं तो एक सूत्र आता है, उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुता। सूत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह चीज़ क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। पाणिनि ने क्या किया, एक दिन सुबह सुबह नींद से उठा तो पाणिनि को मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? सुबह सुबह कौन बोलता है? मुर्गे। अभी नहीं बोलता है, आजकल अलार्म बोलती है या घर वाले बोलते हैं, अरे उठ जा रहे 9 बज गए अब तो उठ। ऐसा नहीं है। पाणिनि को किसकी आवाज़ सुनाई दी? मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। और मुर्गा कैसे बोलता है? यही है मुर्गे की ध्वनि। एक प्रश्न बनता है, पाणिनि ने स्वरों का उच्चारण या मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किस ध्वनि के आधार पर किया? कुक्कुट ध्वनि। तो सवाल तो नॉर्मली बनेंगे, कोई अमेरिका से थोड़ी लाएगा संस्कृत उठा के कोई।
कि भगवत गीता में थोड़ी देते ही आएंगे तो यहीं सही। इसलिए इसने लिखा है ऊ कालो, ऊ का समय, ऊ के उच्चारण का समय, अच हस्व दीर्घ प्लुत, ऊ में लगने वाले समय के हिसाब से स्वरों के अच, अच यानी अरे भाई ये है अच प्लस रस्व। च को क्या बन गया? कौन सी संधि है ये बताओ फटाफट से। अजीनम, ह को क्या बनेगा? ह को ध बनना चाहिए पर बनेगा नहीं। च का चौथा कौन सा है? च का चौथा ज, अज रस्व, यही लिखा है इसने, अच रस्व दीर्घ प्लुत। कहने का मतलब है ऊ में लगने वाले समय के हिसाब से। तो ध्यान रखना, अपना यहां से एक प्रश्न बनता है सीधा सीधा, वो ये बनता है कि किसकी ध्वनि के आधार पर पाणिनि ने स्वरों के 3 भेद बताए। सीधा यहां लिख लो, मैं लिख रहा हूं। कुक्कुट ध्वनि, कुक्कुट ध्वनि, नया जुड़ेगा तो फिर कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। कुक्कुट ध्वनि। अब लिख सकते हैं स्वरों के 3 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। श्लोक लिख रहा हूं, एक साथ साथ में लिख लो। एक मात्रो भवेद रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। उतार लीजिए इस श्लोक को। एक मात्रो भवेद रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। प्रतिदिन की कक्षा से एक प्रश्न आप जरूर लेकर जाएंगे, यह 100% बात है, इसलिए अनुपस्थित नहीं रहें। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा विषय है जो अगर पिछली क्लास पढ़ी हो तो ही अगला समझ में आएगा, पिछली नहीं पढ़ी है तो अगला नहीं समझ में आएगा। उसके लिए फिर अतिरिक्त कक्षा का प्रावधान है, रविवार को फिर उसको बिठा के पूरा घुटवाना पड़ता है। आई बात समझ में? एक मात्रो भवेद रस्वो, अर्थ लिख लोगे? लिख लीजिए। एक मात्रा वाला स्वर रस्व, एक मात्रा वाला स्वर रस्व, 2 मात्रा वाला स्वर दीर्घ, 2 मात्रा वाला स्वर दीर्घ, 1 मात्रा वाला स्वर रस्व, 2 मात्रा वाला स्वर दीर्घ, तथा 3 मात्रा वाले स्वर को, 3 मात्रा वाले स्वर को क्या कहा जाता है भाई? प्लुत कहा जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि साहब ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, ये 3 मात्रा ले तैयार, ऐसा नहीं है। 1 मात्रा 2 मात्रा हमें पता है कहाँ काम में ली जाती है। और सबसे पहला तो एक शब्द आया है मात्रा, इस मात्रा का ही मतलब लिख लीजिए।
उच्चारण में लगने वाला समय। एक समय लगे 1 मात्रा, उससे दुगुना समय लगे 2 मात्रा, उससे और ज़्यादा समय लगे 3 मात्रा। अब प्रश्न ये बनता है, ये 3 मात्रा काम कहाँ आती है? दूर से बुलाने के अर्थ में। लिखिए, दूर से बुलाने के अर्थ में, दूर से बुलाने के अर्थ में 3 मात्रा का प्रयोग या प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर भी लिख सकते हैं भाई। सूत्र लगता है एक दूरा दूतेचा, दूर से बुलाने में। दूरा संबोधने वाक्य टे प्लुतो वास्यात, वहाँ पे प्लुत होता है। योगा करने जब बैठते हैं ना, श्वास खींच के ओ, ये ओ क्या है? दीर्घ प्लुत स्वर है। सॉरी, दूर से किसी को बुलाना है, कोई हमसे उतनी दूरी पे खड़ा है, अगर हम धीमी आवाज में बोलेंगे बिना प्लुत स्वर का प्रयोग किए, नहीं समझेगा वो। आई बात समझ? उदाहरण में हम तीनों के उदाहरण में हम लिख सकते हैं, यह उदाहरण लिख सकते हैं, पेटेंट और फिक्स उदाहरण है। रह तो होता ही नहीं है, जबरदस्ती। 3 कुएं पकड़े हैं, पाणिनि जी सुबह उठे थे, उठते ही मुर्गे की आवाज से उठे, दिमाग घुमा, लॉजिक लगाया, भाषा वैज्ञानिक थे। कुक्कुट ध्वनि के माध्यम के आधार पर ये ह्रस्व दीर्घ वो प्लुत। बताओ कोई समस्या? यहां तक बैठ गई बात। स्वर कितने हैं? मूल 9, कुल 13, दीर्घ 4, संयुक्त 4। संयुक्त को संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि 2 उसमें मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, जो मैंने अभी कहा था ना, किसी के 18 किसी के 12, वो कैसे हैं? इससे पहले एक चीज लिख लो, लृ वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता। लृ वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता और एच या संयुक्तों का ह्रस्व भेद नहीं होता। बात समझ में आ गई? लृ का तो कौन सा भेद नहीं होता, यानी लृ कभी ऐसे नहीं लिखी जाती, ये स्वरूप ही गलत है ही नहीं। समझ में आ गया आपको? लृ का दीर्घ भेद नहीं होता, एच का ह्रस्व भेद क्यों नहीं होता? क्यों? ह्रस्व की परिभाषा क्या है? एकमात्रो भवेद ह्रस्व। लेकिन इन सब में तो क्या मिला हुआ है? अब 2 अलग अलग मात्राएं मिली है, इसलिए दीर्घ भी नहीं कह सकते, तो तीसरा नाम दे दिया। क्या दे दिया? संयुक्तों का ह्रस्व भेद नहीं होता। यहां तक कोई डाउट? अब हम चलते हैं। देखो, एक भेद हमने पढ़े थे, उदात, अनुदात, स्वरित। एक भेद हमने पढ़े थे ह्रस्व दीर्घ प्लुता। आई बात समझ में? ये तो यहां तक तो समझ में आ गई। एक सूत्र और आता है, वो आता है मुख नासिका वचनों, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। नाम सुना होगा आप लोगों ने, यहां लिखता हूं इधर, अनुनासिक। अनुनासिक नाम सुना है?
अनुनासिक किसको कहते हैं? अनु अर्थ पश्चात। पंचम वर्ण कोई जरूरी नहीं है, पंचम वर्ण मानता हूं, लेकिन मान लीजिए मैंने इस अ के ऊपर बिंदी लगा दी, क्या यह अनुनासिक नहीं है? है। ये क्या है? अनुनासिक भी है। अनुस्वार युक्त पद, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, परिभाषा क्या है? मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिकयो द्विवचन लिया है, मुख और नासिका के साथ नासिकयो रामयो द्विवचन लिया है। आई बात समझ में? उसने कहा मुख नासिकयो हो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख और नासिका से उच्चारित जो वर्ण है उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। बैठ गई बात। और एक आता है अनुनासिक, अनुनासिका, अननुनासिका। यहां तक बैठ गया। अननुनासिक क्या होगा? ये होगा। आई बात समझ में? इसका ये रस्व है, इसका दीर्घ क्या होगा? ये होगा। प्लुत क्या होगा? ये होगा। अनुनासिक ये होगा, अननुनासिक ये होगा। ये है भेद पूरे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? भाई तीन भेद तो हैं, उदात अनुदात स्वरित। तीन भेद हैं, रस्व दीर्घ प्लुत। आई बात समझ में? रस्व दीर्घ प्लुत किसके आधार पर है? रस्व दीर्घ प्लुत जो है उच्चारण में लगने वाले मात्रा के आधार पर, मात्रा माने समय। और ये उदात अनुदात स्वरित किस आधार पर है? यह है प्रयत्नों के आधार पर है। हम आगे प्रयत्न पढ़ेंगे। खरो विवारा श्वासा आगोसा सवानादा गोसा 135 अल प्राण 24 अल महाप्राण ऊंचे उदास नीचे उदास सुमार स्वरित, वो पढ़ेंगे 11। उनमें यह आएगा तलवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्नो अजनुद अंच उदात संज्ञा स्यात्। तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वे उदात कहलाते हैं। फिर वो कहता है तलवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्न। तालु आदि स्थानों के निम्न भाग से उच्चारित जो है वे अनुदात है। और समाहार स्वरित, समाहार स्वरित जो समान रूप से उच्चारित है वे स्वरित हैं। तो अब हमें ये देखना है कि टोटल स्वर कितने हैं हमारे पास? 13। 13 में से भी मूल स्वर कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? इधर लिखता हूं 9। 9 में से रस्व कितने हैं? पहले 9 के 9 को देख लेते हैं अपन, छोड़ो। ये होता है रस्व उदात, रस्व अनुदात, रस्व स्वरित। तो कितने भेद हो गए? 3। फिर ये होता है दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। और कितने भेद हो गए? फिर होता है प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। समझ गए? ये कितने हो गए? 9। यहां तक समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो फिर पूछ लो। अभी हम समझा सकते हैं। कल जब दूसरा टॉपिक, परसों और दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, उसके बाद आप फिर से आओगे कि साहब हमें एक एक बार, तो मामला थोड़ा मुश्किल होगा। देख लीजिए, प्रत्येक स्वर 9 स्वर हैं। कितने हैं? 9 स्वर हैं। अब देखिए, रस्व उदात, रस्व अनुदात और रस्व स्वरित। फिर है दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। यानी 3 गुणा 3। मेरे कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जोड़ नहीं है, गुणा है। गुणा का मतलब होता है ये तीनों के साथ, ये तीनों के साथ, ये तीनों के साथ। 3 3 9। 9 हो गए, 9 हो गए। अब ये 9 के 9 जाएंगे इन 2 के पास, ये 9 के 9 जाएंगे तो जाएगा रस्व उदात अनुनासिक, रस्व उदात अननुनासिक। यानी आप ये समझ लीजिए 9 गुणा 2, ये 9 के 9 जाएंगे किसके पास? ये तो आप कहोगे साहब 3 और 3 6 ही हैं, लेकिन ध्यान रखें मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने क्या किया है? 3 गुणा 3 किया है। 3 3 3, ये 9 भेद। 9 से 2 को तो 9 दूने 18। तो स्वरों के भेद कितने हो गए भाई? 18 भेद हो गए। अष्टादश भेद।
अच, स्वरों के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। बोल के भी बता सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, अपना काम यहां तक क्लियर हो चुका है। किस आधार पर 18? जैसे इसमें लिखा है ना उच्चारण की दृष्टि से। कुल स्वरों के भेद कितने? स्वरों के कुल भेद कितने? ये स्वरों में भी किस किस स्वरों के? अब वो कहता है लृवर्णस्य द्वादश, लृवर्णस्य द्वादश किसका अभाव है? दीर्घाभावात। मैं संस्कृत में जानबूझ के लिख रहा हूं, आपके पेपर में संस्कृत में लिखा हुआ आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। द्विवर्णस्य द्वादश दीर्घाभावात। अब 12 कैसे हो गए साहब? एक दीर्घ कम कर लो तो क्या बनेगा? ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्वरित, ये 3 कम हो जाएगा, तो यहां बचेगा 6 और 6 गुणा 2 बराबर 12। बात समझ में आ गई? यहां तक बैठी नहीं बैठी? यहां से 3 ही चीजें याद रखनी है आपको, ये मैं समझाने की दृष्टि से समझा रहा हूं, बाकी आपको टोटल 3 ही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई 12 किसके होते हैं और 18 किसके होते हैं। फिर इसने कहा एच के भी क्या होंगे? 12 होंगे। एच के 12 क्यों होंगे? उनका ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्वाभावात। एच का क्या नहीं होगा? एच का ह्रस्व नहीं होगा, तो अपने आप ही 3 कम हो जाएंगे, पीछे बचे 6 गुणा 2 बराबर 12। तो अब सीधे सीधे इस स्टेटमेंट में आप लिख लीजिए, स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए, ठीक है? लिखो स्वरों के 18 भेद होते हैं। स्वराणाम 18 भेदा भवन्ति। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। स्वराणाम 18 भेदा। या वो ऐसे दे सकता है अच वर्णानाम भेदा भवन्ति, तो बात तो वही है, अच को चाहे स्वर को। वो कहेगा अच वर्णानाम, तो भी 18, स्वराणाम 18। लेकिन सभी स्वरों के होते हैं क्या? ना, क्यों नहीं होते हैं? लिख सकते हैं लृवर्ण के 12, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिए। लृवर्ण के 12 भेद होते हैं। लृवर्णस्य द्वादश भेदा, लृवर्ण के 12 भेद होते हैं। किस लिए होते हैं भाई? दीर्घाभावात। लृ का क्या नहीं बनता? लृ का दीर्घ भेद नहीं होता। दीर्घाभावात, सीधा संस्कृत में लिखिए दीर्घाभावात, यहां से प्रश्न सीधा बनेगा, तो यह बनेगा एचामपि द्वादश। फिर लिख लिए एच का भी कितने हैं? कितने हैं भाई? 12 है। कारण ह्रस्वाभावात। सारी गणित मैंने आपके इधर कर ही दी, 3 गुणा 3, फिर 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो अपने आप ही उसके कितने भेद कम हो जाएंगे? 6 कम हो जाएंगे। क्यों? 3 इधर, 3 गुणा 2 बराबर 6 कम हो गए, पीछे 12 ही बचेंगे। थोड़ी घड़ी गणित भी आनी पड़ती है। लृ के 12, एच के 12 ह्रस्वाभावात, लृ के 12 दीर्घाभावात। यह हमने आज पूरा आपको ह्रस्व का वर्गीकरण समझाया। ह्रस्व के बाद में दीर्घ और प्लुत, वो ये लिखता है स्वरों के भेद कितने हैं? 18। सुनना, भाई अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। समझ गए आप? अब उसने सवाल क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछा? स्वराणाम, स्वराणाम कति भेदा, स्वराणाम कति भेदा, यही पूछा। अब इसमें से क्या है? ये 4 के अलग हैं, इसका अलग है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि लृ के कितने हैं, एच के कितने हैं। पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, वही वाली बात है। स्वरों के भेद कितने हैं? तो 18 ही होगा, ध्यान रखना। अब आप कह रहे हो कि वर्गीकरण के आधार पर, तो अगर प्रश्न आ जाए लृ के भेद कितने, तो उत्तर आएगा 12। बात समझ में आ रही है? अगर वो कह रहा है एच के कितने,
तो कितने आएंगे 12। वही वाली बात है, संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर व्यंजन और विसर्ग 3। अब वो आपसे पूछ ले अचसंधि के भेद कितने हैं, तो और अंदर जाना पड़ेगा। सेम वही बात है, इसने पहले कही है कि स्वरों के कितने भेद हैं, उत्तर होगा 18। कौन कौन से, तो इस के होंगे अ यू और री के, खाली इन स्वरों के 18 होंगे। क्यों 18 कैसे होंगे कि 3 गुणा 3 यानी 3 भेद होते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित, और 3 भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। आई बात समझ में। 3 को 3 से गुणा करोगे कितने होंगे, 3 3 9 हो गए, और 9 को वापस अनुनासिक और अननुनासिक से गुणा करोगे कितने होंगे, 9 दूनी 18। लेकिन अब यहाँ पे बात बनती है, अगर अलग से पूछ ले, अलग से कैसे पूछेगा, एच के कितने भेद हैं या संयुक्त स्वरों के कितने भेद हैं, तो 12, और ली के कितने भेद हैं, तो 12। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे नहीं बढ़ेगा, एक प्रश्न बनेगा स्वरों के भेद 18, दूसरा प्रश्न बनेगा लिवर्णे कस्याभावः, लिवर्ण में अभाव किसका है, यह याद रखना, इसलिए संस्कृत में लिखा है। फिर पूछेगा एच वर्णे कस्याभावः, ह्रस्व अभाव। जब पूरे का एक साथ पूछे तो 18 बताना है, कितने बताने हैं, 18 बताने हैं। लेकिन जब आपको केवल री का पूछे तो 12 बताने हैं। किसका अभाव बताना है, दीर्घ का अभाव, दीर्घ का अभाव बताना है। और एच का अगर आपको खाली प्रश्नली पूछे तो आपको कितने बताने हैं, 12 बताने हैं। और क्यों बताने हैं, ह्रस्वाभावात। यहां तक बात बैठ गई, समझ में आया सबको। कल हम व्यंजनों की अयोगवाओं की बात करेंगे, 4 अयोगवा होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।